Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? This is our lecture number 6 of gaseous exchange in human, and our topic is the mechanism of breathing. The key points of our lecture will be definition of breathing phases. These are inhalation and exhalation, all the steps involved in inhalation and exhalation, rate per minute, respiratory center, and we will discuss table number 10.1 in the end from your book. So previous learning, I hope you have learned your lesson by heart. That was about lungs, lung size, its membrane, its fluid, intercostal muscles, diaphragm, etc. Today we will discuss about mechanism of breathing. What is breathing actually? It is the physical movements associated with gaseous exchange. Altogether it is called as breathing. It has two phases, inhalation, exhalation, as its name indicate that it's entry of air, and exhalation को अपने exit से याद रखना है, जैसे बाहर निकलना, यानी air का बाहर को lungs से बाहर move करना. Inspiration and inhalation, the steps involved in inspiration और exhalation. अगर आपको इंस्पायरेशन आता है एग्ज़ाम में कि डिफ़ाइन करें तो डेफिनेटली इट्स ये मतलब एक ही बात है, इनहेलेशन आए या इंस्पायरेशन आए ये सेम मीनिंग्स में है, ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज़ इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन इज़ एक्चुअली इनहेलेशन, इनहेलेशन इज़ एक्चुअली इंस्पायरेशन. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंस्पायरेशन? रिप मसल्स, यानी जब हवा ने अंदर जाना है, हवा का एंट्री जो है उसके उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिप्स विल बी रेज्ड, ठीक है. रिप मसल्स ने यानी इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है और जो रिप्स हैं वो रेज हो जाती हैं यानी ऊपर को उठ जाती हैं. अगर आप फील करें, अपना सांस अंदर लेके जाएं तो ये मूवमेंट्स आप खुद भी फील कर सकते हैं. डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, यानी जो कि यूजुअली इस शेप में होता है ये स्ट्रेट शेप में आ जाएगा. एरिया ऑफ थ्रेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा बाय अबव मूवमेंट्स, यानी ये जो दोनों मूवमेंट्स हुई हैं रिप्स की और डायफ्राम की, इस मूवमेंट से थ्रेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी. और डेफिनेटली अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो जो प्रेशर है लंग के ऊपर वो क्या हो गया, वो कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स का जो एरिया है, जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाते हैं. अब जब एरिया अंदर कम हो गया, एक्सपैंड कर गए, तो क्या होना है कि एयर जो है आउटसाइड से वो अंदर की तरफ जो है वो एंटर होगी, ठीक है. अगर मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊं तो दिस वन डायग्राम 10.5 स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन, इसमें आप देखें कि इन्होंने कहा है कि रिब्स जो हैं वो अपवर्ड जो है वो रेस कर जाती हैं और जो डायफ्राम है वो लोअर मूव करेगा, ठीक है. ये रेड एरो आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो डायफ्राम है उसने नीचे की तरफ मूव करना है, रिब्स ने ऊपर की तरफ उठना है, तो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा. इस प्रेशर के कम होने से क्या होगा, जो एयर है वो बाहर से बॉडी के अंदर जो है वो ईजीली एंटर हो जाएगी, ठीक है. सो ऑल दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनहेलेशन. Our next step or phase is exhalation or expiration. एक्सपायरेशन और एक्सलेशन जो है इसका मतलब है कि किस तरह से हवा ने बाहर आना है. अब चूँकि हवा आप अंदर लेके जा चुके हैं और सारा गैसेस एक्सचेंज हो चुका हुआ है, आपके ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में एंटर हो चुकी हुई है. अब एयर जो लंग्स में मौजूद है वो क्या है, वो इम्प्योर एयर है, ठीक है. अब इस इम्प्योर एयर को आपने एक्सपेल्ड आउट करना है. तो एक्सपेल्ड आउट करने के लिए जितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये सारे एक्सलेशन एंड एक्सपायरेशन के स्टेप्स हैं. इसमें क्या होगा कि रिप मसल्स जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे, जिसके नतीजे में जो रिब्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगी और जो डायफ्राम मसल है वो भी रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा रेज हो जाएगा और वो डोम शेप में इस तरह से ऊपर की तरफ हो जाएगा. अब ये देखें, अगर ये डोम शेप भी ऊपर की तरफ उसको प्रेशर देगा, जो रिब्स हैं वो भी अंदर की तरफ आ गई हैं, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर गया. अब रिड्यूस हो जाएगी स्पेस चेस्ट कैविटी की, ठीक है. जो प्रेशर इंक्रीज़ करेगी तो लंग्स विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी. अब प्रेशर जो है वो कम हो गया है, प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है और थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है वो कम हो गया है, तो एयर जो है वो एक्सपेल्ड आउट कर जाएगी, राइट. अगर आप इस प्रोसेस को
एक्सेलेशन की जो डायग्राम है आप उसमें इसको देखें तो 10.6 जो फिगर है उसमें आप नोट करें कि डोम शेप जो डायफ्राम है वो एरो शो कर रहा है कि इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ है। ब्लू एरोस जो है वो शो कर रहे हैं कि रिब्स की मूवमेंट जो है वो लोअर डाउन हो जाती है, रिब्स मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, और ये सब कुछ जो है ये थोरेसिक कैविटी का एरिया जो है उसको डिक्रीज़ कर देता है। प्रेशर ज़्यादा होगा, थोरेसिक कैविटी का एरिया भी डिक्रीज़ हो गया। ये सारी चीज़ें मिलके लंग्स पे प्रेशर डालती हैं, जिसके रिजल्ट में जो अंदर मौजूद इम्प्योर एयर है वो इस तरह विंड पाइप से बाहर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सहेल कर देते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों डेफिनेशंस इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की या एक्सेलेशन की इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो इसका डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, दूसरा ये वैसे डेफिनेशंस इसकी आ जाती हैं या स्टेप्स इन्वॉल्व जो हैं वो आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब ब्रीथ ह्यूमन जो हैं वो नॉर्मली उनका जो रेट है ब्रीथ पर मिनट जो है वो है 16 to 20 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। यानी जब आप रेस्ट पे होते हैं, जब आप कोई हार्ड जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो आपका जो रेट है वो 60 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम हार्ड जॉब कोई करते हैं, कोई सख्त काम करते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो किस तरह से बढ़ जाती है या हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो कैसे बढ़ जाता है। इनवॉलंटरी एक्शन है जी, ब्रीदिंग मूवमेंट एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये एक लार्ज एक्सटेंट पे इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन किसी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को। अब रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर आपके ब्रेन में होता है। जैसे रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन। ठीक है, ये सेंसिटिव होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है आपके ब्रेन में ये सेंसिटिव है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि आपकी ब्लड में मौजूद होती है। यानी जैसे ही आपकी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो इस चीज़ को फील करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है और अब ज़रूरत है कि इसको एक्सपेल्ड आउट किया जाए। ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। ठीक है, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन बड़ी तेज़ी से होती है, जिसके रिजल्ट में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई हो जाती है, जो कि स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को। रेस्पिरेटरी मैसेज सेंड करता है रिब्स को, रिब के मसल्स और डायफ्राम दोनों की मूवमेंट से रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है। वो किस तरह बढ़ जाता है कि वो ज़ाहिर बात है वो मसल्स जो हैं उनको मैसेज मिल गया हुआ है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हैं वो तेज़ी से करते हैं और इसके रिज़ल्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है ब्लड से, और जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में आना शुरू हो जाती है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो आपका ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, कितना बढ़ जाता है? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट बढ़ जाता है। अच्छा, अब आपने एक टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, ये किस तरह इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। इसके अंदर से MCQ एग्ज़ाम के अंदर के कंपैरिजन करें इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का, यानी जो हवा हमने अंदर लेके गए हैं और जो बाहर लेके आए हैं उसका कंपैरिजन करें। ठीक है, सो दिस इज़ टेबल नंबर 10.1 कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। तो इसके फीचर हैं, सबसे पहले आपने बताना है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर्ड एयर यानी जो आप हवा अंदर लेके गए हैं उसमें 21% है, जो कि एटमॉस्फेयर में भी इतना ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है, और एक्सपायर्ड एयर जो कि आपने बाहर निकाली है उसमें 16% ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में जो कि आप अंदर लेके गए हैं, इंस्पायर्ड एयर जो कि आप लंग्स के अंदर लेके गए हैं उसमें 0.04% है, और जो आपने बाहर आई है हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर्ड एयर में है 4%। ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 79%, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है ऐसा, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है। नाइट्रोजन तो जितनी अंदर जाती है उतनी ही अमाउंट में वो बाहर आ जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं इंस्पायर्ड एयर में और सेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, जब एयर जो है वो बाहर आती है तो आप फील कर सकते हैं कि जब हम अपने मुंह से जो हवा है वो बाहर निकालें तो वो सेचुरेटेड होती है, इसमें वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स वेरिएबल है, जो आप अंदर लेके जाते हैं एयर। ठीक है, जो एक्सपायर्ड एयर है उसके अंदर ऑलमोस्ट नन के, उसके अंदर कोई डस्ट, ज़ाहिर है अंदर तो कोई डस्ट नहीं है जो कि बाहर आएगी। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो वेरिएबल है, आपकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है, ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है,
हवा का यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल इसलिए भी है कि बाज़ दफ़ा अंदर जाने वाली हवा बहुत ठंडी होती है जब टेम्परेचर लो होता है एटमॉस्फेयर का, जबकि अंदर से हवा जब भी बाहर आनी है, जैसे आपने सर्दियों में देखा है कि सख्त सर्दी में टेम्परेचर जब लो होता है और हम एक्सपायर्ड एयर करते हैं तो वो यूजुअली आपको धुएँ की शक्ल में नज़र आती है, यानी वो कंडेंस हो जाती है, वो गर्म होती है, बॉडी टेम्परेचर की होती है, तो जब लो टेम्परेचर पर आती है तो वो हमें धुएँ की तरह नज़र आती है। ठीक है, सो ये वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर इसमें ये वाली चीज़ें जो है ना ये आ जाती हैं कि कितने % जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद इफ़ आई रिवाइज माई लेक्चर टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, राइट, देन वी डिस्कस्ड फेजेस, इंस्पायरेशन इनहेलेशन के आपने डिफरेंट फेजेस जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं और किस तरह से प्रेशर जो है वो लोअर डाउन हो जाता है तो रिब्स रेस कर जाती हैं और रेस करने से एरिया थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाता है और एयर अंदर आ जाती है। एक्सपायरेशन आपने देखा कि किस तरह डोम शेप डायफ्राम जो है वो ऊपर को मूव करता है, रिब मसल्स जो हैं वो भी जो है वो रिलैक्स करते हैं, रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं और एयर जो है अंदर वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। इसके बाद आपने ब्रीदिंग रेट देखा, ये भी आपने याद रखना है कि रेस्ट पे 16 to 20 टाइम्स होता है और एक्सरसाइज में कितना था 30 to 40 टाइम्स। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि इनवॉलंटरी एक्शन है ब्रीदिंग। इसके बाद आपने रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में पढ़ा कि वो सेंटर है जो कि आपकी ब्रेन में होता है और ये जो है वो स्टिमुलेट होता है या इसको मैसेज भेजता है रिब्स और डायफ्राम को उस वक्त जब आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और बॉडी फील करती है कि अब जो है वो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको बढ़ाना है, यानी तेज़ी से हवा ने अंदर जाना और बाहर आना है। ठीक है, डायरी आपकी थोड़ी सी आज डिफरेंट है, यानी आपने थोड़ा एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट करना है। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के इक्वल होता है और इसमें आपने लिखना है राइट अ नोट ऑन नोटबुक्स एंड लर्न इट। इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और वो नोट क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वेल वेन एवर यू विल राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑल द स्टेप्स विच आर डिफरेंट इन बोथ फेजेस आप वो लिखेंगे और इसके अलावा परसेंटेजेस आपको जो मैंने बताई हैं ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की तो ऑलमोस्ट सेम थी वो नहीं आपने लिखनी, और वाटर वेपर्स जो हैं, ठीक है, डस्ट जो है डस्ट को भी रहने दें, नाइट्रोजन को रहने दें। ठीक है, वाटर वेपर्स नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाले भी इसके अंदर जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा आपने नोट लिखना है। ठीक है, आई चेक इंशाल्लाह 2 MCQs बनाने हैं, राइट। So it was all about today's lecture. Take care of yourself. Live happy. Allah Hafiz.